हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का डेरिवेशन लेकर आए हैं। और यह डेरिवेशन जो है हर बार स्टेट बोर्ड एग्जाम में हमेशा यूजफुल रहता है और ये डेरिवेशन हर बार रिपीटेड है। इसको चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पे इसको हम देखेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मिड पॉइंट O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम बिंदु B से अगर P तक की एक रेखा खींचेंगे जो इसका कर्ण का काम करेगा और इसमें A बिंदु से अगर P तक की हम रेखा खींचेंगे तो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। देखेंगे कि बिंदु A और OP एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालेंगे तो हमको AP का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो AP स्क्वायर इक्वल टू होता है कि OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम ले लेंगे और AP की अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे तो मिल जाता है हमको AP इक्वल टू रूट OP स्क्वायर प्लस में OA स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे OP की वैल्यू क्या है, O और P, इसकी डिस्टेंस क्या है, R है। तो हमको मिल जाएगा क्या, रूट R स्क्वायर प्लस में OA की वैल्यू जो है वो हमको मिल जाएगी L स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा AP की वैल्यू। अब देखो यहां पे हमको तो AP मिल गया। अब यहां से अगर हम देखें तो cos थीटा अगर निकालते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में हो जाएगा कर्ण। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो आधार क्या है, आधार ये बेस मान लेते हैं, इसको ये वाला बेस है और ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। तो कोई एक मान लेते हैं तो कर्ण आधार हमारा मिल जाएगा L अपान में और कर्ण मिल जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। ये हमारा जाएगा cos थीटा। तो यहां से हमको ये जो वैल्यू हम निकाले हैं आगे चल के डेरिवेशन में हमको काम देंगी। तो चलो हम डेरिवेशन करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर हम बिंदु या माइनस Q आवेश से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट लेके चलते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से ले लेंगे हम पहला स्टेप हमको मिल जाएगा। तो पहले स्टेप में चलें, देखेंगे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से हमको ये मिलेगा। तो देखेंगे इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो है यहां से मिलेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में जो इस आवेश से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या, R स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको और सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये रूट को लेकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल जाएगा तो 1 आ जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ऐसे ही चलेंगे दूसरा स्टेप लेके। तो दूसरे स्टेप में देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देखा जाए कि माइनस क्यू आवेश मतलब माइनस क्यू कहां है, यहां है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये देखना होगा। तो हम यहां से ले लेंगे, तो सेम फार्मूला रहेगा, और इसमें देखेंगे कि E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस देखो समान है तो हम इसी को लेंगे, ठीक ना। और आर स्क्वायर होता है तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमको वही रहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। और इक्वल टू में हमको ले लेंगे क्या, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में ये देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि कोई संख्या है तो उसके पावर क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 है तो 2 इसके पावर में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल जाएगा तो ये मिलेगा 1, तो ये A1 हो जाएगा। तो ये तो हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जाएगा क्या कि आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो यहां तक तो क्लियरिटी हो ही गई होगी, परंतु यहां पे एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 दोनों E1 और E2, अगर इसको हम मान लेते हैं क्या E1 मानते हैं, और इसको हम मान लेते हैं क्या E2 मान लेते हैं, तो दोनों जो वैल्यू है, जो परिमाण है इसका, वो क्या होगा, समान होगा। और समान होने का मतलब कि देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका भी क्या वैल्यू वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो दोनों की वैल्यू जो है समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है, 1 व 2 से हमको ये समानता मिल रही है कि जो E1 की वैल्यू है वह E2 के क्या है, बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा E1 इक्वल टू E2। तो यहां तक हमको मुझे लग रहा है कि पूर्ण रूप से आशा है कि पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आगा तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखते हैं तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या मिल जाएगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको हम देख सकते हैं E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देख लेंगे कि E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। तो अब इस स्टेटमेंट को हम लेंगे इसके घटकों के साथ कि देखो प्रत्येक घटक में क्या क्या स्थितियां इसमें चेंज हो रही हैं। तो इसको चलो आगे देखते हैं।
और इसको इरेज करते हैं। अगर इसको देखते हैं पूरे इसको इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जो E1 और E2 की वैल्यू है वो क्या है, समान है, परंतु दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। तो चलो और इसको देखते हैं, इसको आगे से मिटाएं इसको, और इसको तुम लोग यहां से पूरा इरेज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन की उतना जरूरत है नहीं, पहले से तो नोट ही हो जाएगा। इसकी शायद हमको जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत इतनी पड़ेगी क्योंकि हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए और AP की वैल्यू चाहिए, और ये तो मिल ही गया है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको पता है कि AP की वैल्यू जो है वो यहाँ से हमको √r² प्लस L² मिला है। आओ देखते हैं। तो इसमें उपर्युक्त समीकरण से हमको यह स्पष्ट होता है, उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि E1 स्पष्टतः E1 व E2 का परिमाण समान और दिशा भिन्न भिन्न है। तो इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा कि प्रत्येक घटकों का वियोजन करने पर, यहां से देख लेंगे कि घटकों का वियोजन करने पर तो घटकों का वियोजन क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, यहाँ पे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में क्या कंप्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो अच्छी या निरक्षी स्थिति का है वह विपरीत दिशा में समान परिमाण दे रहा है, तो इसमें दिशा इसकी क्या है, भिन्न भिन्न है, परंतु परिमाण क्या है, समान है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसी तरीके से अच्छी स्थिति में देखेंगे कि दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा कुल परिणामी जो मिल जाएगा वो E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा मिल जाएगा। तो यहां से हम देख लेते हैं कि दो स्टेटमेंट मिलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि पहले घटक के लिए निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति तो निरक्षीय स्थिति में क्या है कि E1 व E1 sin थीटा लिखेंगे, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, ये दोनों का जो वैल्यू है, परिमाण समान है और दिशा क्या है, दिशा भिन्न भिन्न है, दिशा भिन्न भिन्न है। तो जब दिशा भिन्न भिन्न है या विपरीत हो तब इसके कारण, दिशा विपरीत होने के कारण इसका जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निरस्त, मतलब खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अच्छी स्थिति में
अच्छी स्थिति में देखेंगे तो अच्छी स्थिति में हमको दो चीजें मिलेंगी। जैसे अच्छी स्थिति कौन है? अच्छी स्थिति इधर है, ऊपर E1 cos थीटा है, नीचे E2 cos थीटा है। अब देखा जाए कि इन सबों का दोनों का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा क्या है? समान है, और परिमाण क्या है? समान है। तो जब दिशा समान होगी तो ये क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। परंतु अगर देखा जाए कि दोनों तरफ बल समान और विपरीत दिशा में लगेंगे तो ये जो इधर की तरफ खींचेगा और इधर की तरफ खींचेगा, दोनों परिमाण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परंतु अगर दोनों एक ही दिशा में बल लगाएं तो बल कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। मतलब जब एक ही दिशा में कोई बल परिमाण लगता है, बल लगता है, तो वो क्या हो जाएगा? जुड़ता है। और विपरीत दिशा में लगता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो पहले वाले में जो हो जाएगा वो निरस्त हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या होगा? जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक ही दिशा में है। इसका डायरेक्शन क्या है? एक इधर गया, एक नीचे गया, तो ये दोनों क्या कर दिए? समाप्त कर देंगे। परंतु ये क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि ये हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे? अब देखो यहां पे क्या है? इसका परिमाण क्या है? परिमाण जो है इसका समान है, परिमाण समान है। और दिशा क्या है? दिशा भी समान है इसकी। जब दिशा और परिमाण दोनों समान है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसका जो परिमाण समान होना और दिशा समान होना, दोनों का एक कारण है कि दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। दोनों का कारण यह है कि ये जुड़ेंगे। जुड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, जब जुड़ेंगे तो मिल जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। तो ये हमारा स्टेटमेंट मिल के आया कि निरक्षी स्थिति में तो क्या हो रहा है? निरस्त हो जा रहा है, परंतु अच्छी स्थिति में क्या हो रहा है? ये जुड़ जा रहे हैं। तो इसमें देखा गया यह कि अगर विपरीत दिशा में हो रहे हैं तो निरस्त कर रहे हैं, परंतु एक दिशा में हो रहे हैं तो दोनों बल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे, E1 और E2। तो यहां पे चलो आगे हम इसमें चलते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट देखें। आओ, तो यहां पे है कि अतः परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? हमें मिल जाएगा कि E1 क्या मिलेगा? कि E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। यहां हमको मिला क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 से? कि यहां पे जो E1 है वह E2 के क्या है? बराबर है। अर्थात क्या मिल जाएगा? E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपान में क्या मिल रहा है कि R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। यही मिलेगा ना, क्योंकि दोनों तो आपस में समान है।
तो ये हमको स्टेटमेंट मिला कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब इसी की वैल्यू हम इसमें अगर रख देते हैं तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि E इक्वल टू E1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी। अगर हम दोनों को E1 को E2 रख लेते हैं तो E2 के स्थान पे E1 रख लें या E1 के स्थान पे E2 रख लें तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, समान है। तो cos थीटा प्लस में इसको E2 के स्थान पे हमने E1 रख लिया, तो E1 cos थीटा। तो ये देखो जब समान हो जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब यहां पे 2E1 cos थीटा किसकी वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई। हमको पता है कि 2 इंटू, या इस तरह हम लिख लेते हैं, E1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, E1 की वैल्यू मिल जाएगी ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू अभी हम निकाले थे कि cos थीटा इक्वल टू क्या, आधार बटाकर मतलब यल अपान में क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और यहां पे हमने रख दिया, तो हो जाएगा क्या, यल अपान में हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। या इसको हम रूट ना करके अगर इसको इस तरह लिख दें कि रूट को हमको पता है कि रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2, तो हम इस तरह रख सकते हैं इसको। और यहां पे हम ऊपर देखते हैं तो ये मिल जाएगा क्या, क्यूब देखा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहां से हम देख लेंगे कि क्यूब ये हो जाएगा इंटू 2 और यल अपान में हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी क्या है 1/2 है, तो यहां पे लिखेंगे 1 + 1/2। अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो 2 1 कम 2, 2 1 3/2, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3/2। यहां तक काम हो जाएगा इसका। और हमें पता है कि जहां P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्यों क्या है, आवेश है, 2L क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो यहां पे हम Q इंटू 2L के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, P। तो यहां पे हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, ये सब E की वैल्यू है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसको देखें तो E इक्वल टू हमको मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान में आर स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/2। हमको तो ये स्टेटमेंट मिल गया, परंतु अभी इसमें कुछ कंडीशंस बाकी हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहीं पे यहां तक हमारा काम हो गया, अभी थोड़ा सा और कंडीशंस बाकी हैं, इनको हम अभी देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। यहां से इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमको इसकी अब जरूरत नहीं रही, हमको यही इसी की बस थोड़ी सी जरूरत है, और इसको हम आगे चल के कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, देखेंगे यहां R इज ग्रेटर देन
यल, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन यल स्क्वायर। अतः आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जब इसको नगण्य मान लेते हैं तो यहां पे यल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो जब शून्य मान लेंगे तो इसको हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है इसमें, तो देख लेते हैं। तो E इक्वल टू मिल जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान में आर स्क्वायर, प्लस में शून्य कर लेते हैं क्योंकि इसको नगण्य मान लिए, न के बराबर मान ली, तो 3/2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान में, ये देखो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर जब ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा इसमें गुणा, और गुणा हो जाएगा तो 2 और 2 से 2 कैंसिल, और हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान में आर क्यूब। अगर ध्यान से देखा जाए तो अच्छी स्थिति में क्या अंतर है इसमें, कि अगर अच्छी स्थिति का, अगर निरक्षीय स्थिति से 2 गुना कर दिया जाए तो हमको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि E, अगर उसको हम अच्छी स्थिति को मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, तो E1 इक्वल हो जाएगा E1 2E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली फार्मूला मिल गया। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हुआ, प्रूव कर दिया गया इसको। तो हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे देख लो, और इसको अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को फिर से रिवीजन करके रिवाइज करके देख सकते हो।